हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियोमीटर और उसकी एप्लीकेशंस। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम का चैप्टर है। सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड दोनों में टॉपिक कवर होता है क्लास 12th फिजिक्स में। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है? पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जो किसी सेल का ईएमएफ मेजर करने के लिए यूज होता है या इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज होता है। तो बच्चों, पोटेंशियोमीटर को क्लियर करने के लिए पहले हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर हम इसकी एप्लीकेशंस पर जाएंगे और इसके कंस्ट्रक्शन पर जाएंगे। ठीक है, तो पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इनको क्लियर करने के लिए। देखिए, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में बच्चों ऐसा बोल रहे हैं कि ये 100 सेंटीमीटर लंबा कोई वायर है, इसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर। बच्चों, जितने भी वायर्स हम चूज करेंगे, जितने भी एग्जांपल्स लेंगे, ध्यान रखना इनमें सभी में लेंथ हम लेंगे 100 सेंटीमीटर। इस वायर का नाम रख दिया हमने एबी। वायर कैसा? बिल्कुल यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया वाला कोई वायर है, एलॉय का बना हुआ कोई वायर है और पूरा एक ही मटेरियल है। ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ और मटेरियल, यहाँ कुछ और मटेरियल, मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन है और यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका। और इससे कोई बैटरी आपने कनेक्ट कर दी, कितने वोल्ट की? ये भी बिल्कुल सिंपल हमने ले लिया, 10 वोल्ट की एक बैटरी कनेक्ट कर दी गई है। अब क्वेश्चन ये है, आपसे ऐसा बोल रहे हैं कि इसकी 100 सेंटीमीटर लेंथ है और यहाँ बिल्कुल मिड पॉइंट से ए पॉइंट के बीच में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया गया, वोल्ट मीटर। तो बोल रहे हैं इस वोल्ट मीटर की रीडिंग बताइए, इस वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या हो, ऐसा आपसे कहा गया। तो देखिए क्या रीडिंग होगी, आप खुद देखिए। 100 सेंटीमीटर लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप है? 10 वोल्ट। देखो पॉजिटिव यहाँ, नेगेटिव यहाँ, सारा का सारा 10 वोल्ट इसी को मिल रहा होगा। यहाँ से यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ से यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कंडक्टर वायर है, आइडियल कंडक्टर हमने मान लिया बिल्कुल। तो 100 सेंटीमीटर को कितने वोल्टेज मिल रहे हैं? 10 वोल्ट। तो बच्चों 50 सेंटीमीटर लेंथ को कितने वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा होगा? ये मिल रहा होगा हाफ, 5 वोल्ट, है ना। 100 का हाफ 50, इधर भी 10 का हाफ 5 वोल्ट, है ना। तो ऐसा क्यों कर पाए हम? हमें पता है, देखो पोटेंशियल ड्रॉप के लिए क्या एक्सप्रेशन होगा ओम्स लॉ से, V इक्वल टू आई आर। तो V इक्वल टू आई और R के लिए क्या फॉर्मूला? रो इंटू एल अपॉन ए। तो हमें ये पता चल रहा है, देखिए अगर स्टीडी करंट फ्लो हो रही है, करंट कैसी फ्लो हो रही है? स्टीडी फ्लो हो रही है करंट। तो वो बैटरी लगा रखी है, कांस्टेंट वोल्ट है, तो स्टीडी करंट फ्लो हो रही होगी। और रो मतलब रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, मटेरियल की रेसिस्टिविटी भी बिल्कुल कांस्टेंट है पूरे वायर में, कहीं कोई चेंज नहीं है, मतलब जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये बिल्कुल यूनिफॉर्म मान रखा वायर का, बिल्कुल यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बिल्कुल कहीं से मोटा या पतला वायर नहीं है। लेंथ, लेंथ हमने यहाँ लिख ली क्योंकि लेंथ यहाँ हम कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब यहाँ से हम लिख पा रहे हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और इसी को हम पढ़ सकते हैं कि अगर स्टीडी करंट फ्लो हो रही है किसी यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाले वायर में और यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाले वायर में, तब उसकी किसी भी लेंथ में अगर पोटेंशियल ड्रॉप आप देख रहे हैं तो वो यूनिफॉर्म या सॉरी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो इसी को लिख लेते हैं, इसी वाली बात को हम लिख लेते हैं कि इफ स्टीडी करंट इज फ्लोइंग, STEADY, स्टीडी करंट मतलब कांस्टेंट करंट is flowing through a wire of uniform area of cross section, uniform area of cross section and uniform composition, then potential drop, potential drop across its any length is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट लेंथ, मतलब जिस लेंथ पर हम देख रहे हैं, ठीक है। इसी को, यही वाली जो बात है, इसी को हम दूसरे टाइप से भी बोल सकते हैं। दूसरे टाइप से देखो, ऐसे बोल सकते हैं हम, इसी वाली इक्वेशन में देखिए, इसी वाली इक्वेशन से मैं लिख सकता हूं कि V अपॉन एल इज इक्वल टू आई रो अपॉन ए, जो कि एक कांस्टेंट है ना। अब ये V अपॉन एल क्या है? V अपॉन एल कहलाता है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ या पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हमने जो यहाँ पर लिखा है, इफ स्टेडी करंट इज फ्लोइंग थ्रू a wire of uniform area of cross section and composition, then potential gradient across any length of the wire is constant। हम ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। ये क्या कहलाता है? ये पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट लिख लेते हैं, चलिए। इफ स्टेडी करंट is flowing through a wire of uniform area of cross section, uniform area of cross section and composition, then potential gradient across the length of wire remains constant। इसीलिए हम बच्चों ऐसा कह पाए इस वाले वायर में, जो हमें गिवन था कि अगर 100 सेंटीमीटर में 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है तो 50 सेंटीमीटर में 5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ऐसा ही सिंपल सा बिल्कुल। ये वायर ए बी आपको गिवन है, 100 सेंटीमीटर लेंथ है और ये 10 वोल्ट की एक बैटरी हमने अप्लाई कर दी है और एक वोल्ट मीटर आपसे बोल रहे हैं ऐसे लगाया हुआ है कि ये 30 सेंटीमीटर है और ये वाली लेंथ ये 20 सेंटीमीटर है। तब बोल रहे हैं बताइए इस वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, कितना पोटेंशियल डिफरेंस ये शो कर रहा होगा। तो वही देखिए आप कि यहाँ कितनी लेंथ इंक्लूड हो रही है, कितनी लेंथ इंक्लूड हो रही है भाई। टोटल 100 है, 30 और 20 50, तो 50 सेंटीमीटर ये वाली लेंथ हुई, है ना। तो वही कैलकुलेशन कि 100 में 10 तो 50 सेंटीमीटर लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? 5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। वही बात है बिल्कुल, ये जो आपको बताया कि कहीं पर भी एनी लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पोटेंशियल ड्रॉप किसी भी लेंथ के अक्रॉस, चाहे आप यहाँ ले रहे हैं 50 सेंटीमीटर, चाहे यहाँ ले रहे हैं 50 सेंटीमीटर, चाहे यहाँ ले रहे हैं 50 सेंटीमीटर, कहीं भी 50 सेंटीमीटर आप इसमें ले लें तो वहीं पर आप इसको बता सकते हैं। अब देखिए, अगर एक एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नंबर 2 था, एग्जाम्पल नंबर 3 और ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 3 में बच्चों देखो ऐसा कहा है, ये वायर ए बी और ये 10 वोल्ट की एक बैटरी हमने अप्लाई कर दी। लेंथ मैंने बता रखा था आपको, हमेशा यही माननी है, 100 सेंटीमीटर हम सिंप्लिसिटी के लिए लेंथ इसकी चूज कर रहे हैं। अब आपसे कह रहे हैं कि 1 वोल्ट मीटर को यहाँ कनेक्ट कर दिया बच्चों कि 28 सेंटीमीटर पर, और बोल रहे हैं बताओ रीडिंग क्या है। तो आप ऐसे ही कैलकुलेशन करेंगे। देखो पहले 100 सेंटीमीटर में पोटेंशियल ड्रॉप कितना? 10 वोल्ट। तो पहले देख लो 1 सेंटीमीटर पोटेंशियल ड्रॉप कितना? 1 सेंटीमीटर में हो जाएगा 0.1 वोल्ट, है ना। और इसके बाद
किसी भी लेंथ में आप पता कर सकते हैं। 28 सेंटीमीटर में पोटेंशियल ड्रॉप, तो 28 की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2.8 वोल्ट, है ना? बच्चों ये जो चीज़ हमने कैलकुलेट की है ये ये हमने एक पोटेंशियल ग्रेडियंट ही कैलकुलेट की है। पोटेंशियल ड्रॉप इससे आसान हो जाता है, देखो 1 सेंटीमीटर में कैलकुलेट करने के बाद में, है ना? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं हम। एसआई यूनिट क्या होगी? वोल्ट पर मीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वोल्ट मीटर इनवर्स, है ना? वोल्ट पर मीटर को ऐसे भी लिख सकते हैं। इसकी प्रैक्टिकल यूनिट जो हम जनरली यूज करते हैं अपने ऐसे ही न्यूमेरिकल्स में, ये तो एसआई यूनिट है, मैं लिख देता हूं एसआई यूनिट। अब देखिए प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है? प्रैक्टिकल यूनिट होती है बच्चों इसकी वोल्ट पर सेंटीमीटर। जनरली ये यूज करते हैं। अब देखो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर में कैलकुलेट किया, उसके बाद में फिर हमने कैलकुलेशन की है, तो वोल्ट पर सेंटीमीटर हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। अब एक चीज और मुझे आप बताइए जरा कि बच्चों एक सेल ये है, इसका ईएमएफ है 10 वोल्ट, और इस पर हमने एक सेल ये लगा दिया, इसका ईएमएफ है 5 वोल्ट। तो अब इस वाली लूप में जो करंट फ्लो होगी वो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी? देखो ये किधर करंट फ्लो कराना चाहता है? ये वाला सेल ये इधर फ्लो कराना चाहता है, और ये वाला किधर फ्लो कराना चाहता है? ये भी इधर फ्लो कराना चाहता है करंट। लेकिन ईएमएफ किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है, तो इसकी चलेगी ना, इसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो होगी, मतलब ऐसे करंट फ्लो होगी। और अगर हम ऐसे ले लें कि ये इधर वाला ये वाला होता 10 वोल्ट ले लिया, और इधर वाला 5 के प्लेस पर हम ले रहे हैं 15 वोल्ट, तब किसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो होती? फिर इसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो होती। देखो ये इधर फ्लो कराना चाहता, ये वाला इधर फ्लो कराना चाहता, तो ये वाला बड़ा सेल है, इसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो होगी ऐसे क्लॉकवाइज। और अगर ऐसा होता कि ये 10 वोल्ट और ये वाला 5 वोल्ट हमने ऐसे लगा दिया, तो अब देखो जरा करंट किधर फ्लो होगी? ये इधर फ्लो कराना चाहता है करंट, ये भी इधर फ्लो कराना चाह रहा है ना? ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों का इफेक्ट प्लस हो जाएगा और करंट ऐसे ही फ्लो होगी सर्किट में फिर। अच्छा, अगर ऐसा करें बच्चों कि ये वाला 10 वोल्ट और दूसरा सेल भी 10 वोल्ट का, बिल्कुल आइडेंटिकल सेल, प्लस प्लस इनके एक जगह लगा दिए, माइनस माइनस इनके एक जगह लगा दिए। अब किधर करंट फ्लो करेंगे? यहाँ करंट फ्लो नहीं होगी, करंट जीरो रहेगी। अगर आप यहाँ कोई गैल्वेनोमीटर लगा दें, यहाँ पर कोई गैल्वेनोमीटर, तो बिल्कुल डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा इसमें, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा इसमें, नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन शो करेगा ये, है ना? तो हम यही वाला जो मेथड है इसी को यूज कर रहे हैं किसी सेल का ईएमएफ पता करने के लिए। अब देखिए जरा कैसे यूज कर रहे हैं किसी सेल का ईएमएफ पता करने के लिए इसको, इस वाले मेथड को। अब यही वाले प्रैक्टिकल पर आते हैं कि ये वायर ए बी, और इसकी लेंथ लेंथ है इसकी 100 सेंटीमीटर, और इससे ये 10 वोल्ट की एक बैटरी हमने लगा रखी है, 10 वोल्ट की बैटरी हमने कनेक्ट कर रखी है। अब ऐसा कह रहे हैं कि एक सेल हमने यहाँ लगाया, इसके साथ में एक गैल्वेनोमीटर लगाया, और इसको हमने इधर से ये जोकी लगा रखी, जो कि मतलब एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बनाने के लिए की होती है। उसको हमने यहाँ इस पर वायर पर ऐसे देखा, जब तक इधर-उधर ऐसे एडजस्ट किया, ऐसी लेंथ पर एडजस्ट किया कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है। डिफ्लेक्शन जो है गैल्वेनोमीटर में वो 0 है। इसको बोलते हैं, इस सिचुएशन को बोलते हैं कि सेल जो ये वाला सेल हमने लगाया था ये बैलेंस हो चुका है यहाँ। ये सेल इस टाइम बैलेंस कर दिया हमने, और इसका ईएमएफ है एप्सिलॉन, और ये लेंथ आपको गिवन है कि सपोज इट इज 64 सेंटीमीटर। 64 सेंटीमीटर पर ये बैलेंस हो गया। तब आपसे कह रहे हैं बताइए इसका ईएमएफ कितना है? इसका ईएमएफ कितना? अब देखो जरा, यहाँ 100 सेंटीमीटर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप था? 10 वोल्ट का था। 1 सेंटीमीटर में कितना? 0.1 वोल्ट का। तो 64 सेंटीमीटर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप? 6.4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप। मतलब ये जो वायर का पीस है इतना इतना, ये ऐसे वर्क कर रहा होगा जैसे 6.4 वोल्ट के ईएमएफ का कोई सेल हमने लगा दिया हो, जिसका पॉजिटिव देखो, बैटरी का पॉजिटिव यहाँ है, तो इसका पॉजिटिव तो इधर,
और यहाँ इसका लोअर पोटेंशियल वाला पार्ट मतलब नेगेटिव वाला टर्मिनल। ये वाला जो पार्ट है ना 64 सेंटीमीटर का, ये भी ऐसा बिहेव कर रहा हो जैसे एक सेल है। मतलब इस टाइम ये कंडीशन बन गई एक टाइप से, जैसे एक सेल हमने ये वाला, ये लेंथ, वायर की जो लेंथ है ये ले रहे हैं, इसका पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, ये 6.4 वोल्ट। और यहाँ पर ये वाला एप्लीकेशन सेल, ये इसका ईएमएफ एप्सिलॉन, और एक एक गैल्वेनोमीटर लगाकर हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ऐसे, सॉरी दिखा नहीं, चलो ऐसे कनेक्ट कर दिया हमने कि एक 6.4 वोल्ट का सेल ये लगा दिया, और अननोन ईएमएफ वाला सेल हमने यहाँ लगा रखा है, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और बोल रहे हैं गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं है। डिफ्लेक्शन जो है वो 0 है गैल्वेनोमीटर में, यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। तो ऐसा कब हो सकता है? अभी डिफ्लेक्शन 0 कब हो सकता है? जब हो सकता है केवल जब इसका ईएमएफ इसके बराबर हो। जैसे हमने यहाँ पर देखा था 10 वोल्ट 10 वोल्ट, ये इधर करंट फ्लो कराना चाहता है इधर, ये वाला भी इधर कराना चाहता है, दोनों का ईएमएफ बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, बिल्कुल कहाँ जाएगी करंट? करंट फ्लो ही नहीं होगी, नो डिफ्लेक्शन आएगा, है ना? तो बच्चों यहाँ पर भी हम ऐसे ही देख सकते हैं कि इसका ईएमएफ इसके ईएमएफ के बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। अच्छा, अब ईएमएफ में एक चीज और है, ईएमएफ हम बच्चों वोल्टमीटर से नहीं नाप पाते, इससे ही नाप पा रहे हैं, क्योंकि ईएमएफ का मतलब था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेल, जब सेल के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। और यहाँ पर यहाँ डिफ्लेक्शन 0 हो जाना मतलब सेल के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। इसका मतलब इस टाइम जो हम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से मेजर कर रहे हैं, ये वाला जो इसको बैलेंस कर पा रहा है, वो इसके ईएमएफ के बराबर है ना? ईएमएफ जो है सेल का, वो इतनी लेंथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, उस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है, उस पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर है इसका ईएमएफ। तो इस टाइप से हमने मेजर कर लिया। लेकिन यहाँ इस प्रैक्टिकल को अगर हम कर रहे हैं, तो इसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि जिस टाइम बैलेंस ही नहीं हुआ है, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा बड़ी करंट फ्लो ना हो, सेल डिस्चार्ज ना हो। बहुत देर तक इस प्रैक्टिकल को नहीं करते रहना है, हमें बहुत जल्दी से बैलेंसिंग पॉइंट फाइंड करना है। अदरवाइज जब तक करंट फ्लो होती रहेगी, अगर देखो यहाँ पर ये वाली लेंथ 64 से कम होती, तो ये कंडीशन बनती ना, ये वाला ईएमएफ, ये वाला एप्लीकेशन सेल जो है वो इसको मान लीजिए, और यहाँ लेंथ इससे अगर कम है तो छोटा सेल, तो सेल के थ्रू एक करंट फ्लो होगी, ये सेल करंट फ्लो कराएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा जल्दी। तो मतलब मेजरमेंट करते टाइम पर हमने फिर ऐसा मानिए कि इसका ईएमएफ ही डिस्टर्ब कर दिया है, जो एक्चुअल था वो ईएमएफ नहीं रहेगा। तो बहुत तेजी से हमें इसको बैलेंस करना होता है, ठीक है? तो यहाँ से ये हम सीख गए। अब ऐसे ही एग्जाम्पल और भी हम कर सकते हैं, अदर एग्जाम्पल्स भी इसके हम चेक कर सकते हैं, जिससे हम इसको पता कर सकें, है ना? ये आप मेरे ख्याल से कर लोगे। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करके हम ऐसे कर सकते हैं। और भी इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं सेम टाइप के। मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूँ, अपने टॉपिक को क्लियर करने के लिए ही एग्जाम्पल्स उठा रहा हूँ। देखो एक और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर कितना होगा ये? कई सारे हो गए, चलो कोई बात नहीं, छोड़िए। एग्जाम्पल कितना है, कितना नंबर है, इसको छोड़ते हैं। अब देखिए इस बार आपको ऐसा गिवन है कि वायर ए बी और ये कोई सेल लगा दिया, इसका ईएमएफ आपको गिवन नहीं है, हमें पता नहीं इसका ईएमएफ क्या है। तो इस टाइम पर बच्चों फिर दो कंडीशंस हमें गिवन होती हैं। जैसे एक सेल आपको दिया है, ये वाला सेल, और ये सपोज 5 वोल्ट का सेल है, और आपसे बोल रहे हैं कि ये यहाँ 50 सेंटीमीटर पर बैलेंस हो गया है सपोज, है ना? और फिर एक दे रहे हैं कि ये अननोन सेल है, इसको बैलेंस करके देखा तो ये यहाँ 90 सेंटीमीटर पर बैलेंस हुआ। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है ये 90 सेंटीमीटर है ना? तो कह रहे हैं इसका ईएमएफ कितना होगा। तो पहले क्वेश्चन में हमने जो पोटेंशियल ग्रेडियंट पता लगाई थी वो इसकी हेल्प से लगाई थी। यहाँ इसकी हेल्प से पता लगा लेंगे। देखो ये रहा, 50 सेंटीमीटर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप है? 5 वोल्ट का। तो 1 सेंटीमीटर में कितना हुआ? 5 अपॉन 50, 1/10 मतलब 0.1 वोल्ट का है। 1 सेंटीमीटर पोटेंशियल ड्रॉप है 0.1 वोल्ट। तो 90 सेंटीमीटर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? 90 सेंटीमीटर में 9 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा, है ना? तो इसका जो ईएमएफ है देखो, क्योंकि 90 सेंटीमीटर में बैलेंस हुआ, इसका मतलब ये एप्सिलॉन जो है ये 9 वोल्ट है। 9 वोल्ट का सेल यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है?
अब हम अपने जो पोटेंशियोमीटर है उसकी एप्लीकेशंस पढ़ने और समझने लायक सीख चुके हैं। अब देखिए क्या करते हैं। अरे चलो एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, है ना? एक चीज़ और आपको बताते हैं। बच्चों ये जो वायर है, ये 100 सेंटीमीटर वाला वायर था, वायर एबी। और यहाँ हमने एक स्केल लगा लिया, लेंथ मेज़र करने के लिए। भाई वायर की लेंथ भी तो मेज़र करेंगे, कितने पर बैलेंस हुआ। ये हमने एक सेल लगा लिया, 10 वोल्ट का सेल है ना? ये 10 वोल्ट का सेल है, 100 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, लेंथ 100 सेंटीमीटर। तो ज़रा इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करके देखें हम। फाई पोटेंशियल ग्रेडियंट होता V अपॉन L। वोल्टेज कितना दिया, 10 वोल्ट अपॉन लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना, 0.0 देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करने, फाई इक्वल टू V अपॉन L। V कितना 10 वोल्ट और L कितनी है 100 सेंटीमीटर, 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब देखो अगर हमारा स्केल ऐसा है कि हम 1 सेंटीमीटर मिनिमम मेजर कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर, मतलब इसकी लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है, जैसे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इस टाइप से 1 सेंटीमीटर के मल्टीपल्स में ही ये नाप पा रहा, मेजर कर पा रहा है, तो उस टाइम पर आप इससे मिनिमम 0.1 वोल्ट का ईएमएफ मेजर कर सकते हो। मतलब जैसे 5.1 वोल्ट का कोई सेल है, वो आप इससे मेजर कर सकते हैं, 5.1 या 5.2, है ना? लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ईएमएफ है 5.25 वोल्ट, वो इससे मेजर कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे। या तो फिर ये वाला जो हमारा स्केल है, इसकी लीस्ट काउंट आप छोटी करिए, है ना? जो 1 सेंटीमीटर से भी छोटा मेजर कर पाए, 1 एमएम तक मेजर कर पाए। जैसे 1 एमएम अगर कर रहा होगा ना मेजर, तो फिर क्या हो जाएगा पता है, 1 एमएम में 0.01 वोल्ट पर एमएम। या दूसरी एक और टेक्निक है कि आप इस वाले वायर की लेंथ बढ़ा दीजिए। लेंथ बढ़ाने से हमें एक और बेनिफिट है कि ये यहाँ जो करंट फ्लो होती है, करंट फ्लो फिर कम होती है और वायर में हीट भी कम जनरेट होती है ना? साथ ही साथ पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी। बहुत छोटी होने पर इसका मतलब डेसिमल के ज़्यादा प्लेसेस तक वो जो पोटेंशियोमीटर है फिर मेज़रमेंट कर पाएगा, है ना? जितनी ज़्यादा लंबी लेंथ है, पोटेंशियल ग्रेडियंट उतनी ही छोटी हो जाएगी। जितनी छोटी पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका मतलब उतने ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ हम मेज़र कर पाएँगे। मतलब ज़्यादा छोटा भी अगर हम मेज़र कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब उस पोटेंशियोमीटर की आपने सेंसिटिविटी बढ़ा दी है। ये जो सर्किट हम पढ़ रहे हैं इतनी देर से, ये पोटेंशियोमीटर ही है, लेकिन अब इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर पर हम पहुँच रहे हैं। हम बता रहे हैं लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। लेंथ कितनी? लेंथ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए वायर की। 1 मीटर का वायर नहीं होना चाहिए, 1 मीटर से बहुत ज़्यादा लंबी लेंथ होनी चाहिए। और इसको अगर आप घटाना चाह रहे हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट को, या तो लेंथ बढ़ा दीजिए या ये वाला जो वोल्टेज है, ये वो V, ये डिक्रीज़ कर लो। तो ये वाला जो सेल है, ये हमें छोटा लगाना है। लेंथ बहुत ज़्यादा हमें फिर चूज़ करनी है। तो इसका भी, इसमें एक प्रॉब्लम और आती है, वो वाली प्रॉब्लम और देख लेते हैं बच्चों। 2 एग्ज़ाम्पल और बताता हूँ आपको मैं। देखो, ये कोई वायर, बहुत लंबा वायर हमने ले लिया है और ये यहाँ पर हमने 2 वोल्ट का सेल ले लिया है। और अब हम यहाँ पर बैलेंस करने जा रहे हैं बच्चों, 5 वोल्ट के किसी सेल को बैलेंस कर रहे हैं। तो क्या ये बताइए कहीं बैलेंस हो पाएगा? ये बैलेंस बिल्कुल भी हो ही नहीं पाएगा। ये बैलेंस पता है क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ में भी अगर देख रहे हैं, 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। इसको आप बैलेंस करना चाह रहे हैं 5 वोल्ट को, ये कभी भी बैलेंस नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता बैलेंस। बच्चों एक चीज़ और छूट गई थी हमसे, तो उसको भी देख लेते हैं कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं, वायर ये AB वायर है, 100 सेंटीमीटर ही लेंथ मान ली हमने। ये 10 वोल्ट का ही सेल ले लिया, वही पुराने पर ही आ गए हम। और हमने ऐसे लगाया है सेल, ये ऐसे, कि इसका पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव लग रहा है, इसका नेगेटिव लगाया। अब देखना है कहीं बैलेंस हो पाएगा क्या? ये भी कहीं भी बैलेंस नहीं हो पाएगा। ये सेम ऐसी कंडीशन बन गई जैसी हमने यहाँ देखी थी, ये वाली कंडीशन। ये वाली है नहीं, जो दोनों एक दूसरे को हाँ, ये वाला। ये करंट किधर फ्लो करना चाह रहा है, ये इधर फ्लो करना चाह रहा है, ये इधर फ्लो करना चाह रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो करना चाह रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज।
तो कहीं भी अब इस टाइम जो है करंट 0 नहीं हो सकती, कितना ही बड़ा सेल लगा लीजिए आप, कितना ही छोटा लगा लीजिए, इस वाली करंट को कैंसल आउट नहीं करेगा, सपोर्ट कर रहा है तो इस करंट को। तो यहाँ वही कंडीशन, इसी टाइप कंडीशन बन जाती है, कभी ऐसा नहीं हो सकता। तो देखो पोटेंशियोमीटर की एक्चुअल स्ट्रक्चर हम अगर देखें, क्या स्ट्रक्चर होती है। इसके लिए बच्चों बहुत लंबा वायर हम चूज़ करते हैं और उसको 1 मीटर की लेंथ में फ़ोल्ड करके हम यूज़ करते हैं। देखो, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर और यहाँ मेटालिक स्ट्रिप हमने लगाई कोई ब्रॉड बहुत थिक सी, और यहाँ से वायर को बेंड करके हम यहाँ तक ले आए। फिर से 1 मीटर लेकर आए, यहाँ फिर से 1 मीटर की हम मेटालिक स्ट्रिप लगाते हैं। मेटालिक स्ट्रिप इसलिए लगा रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस या पोटेंशियल ड्रॉप हो वो यहीं पर हो, रेजिस्टेंस केवल इतनी ही लेंथ का काउंट हो। यहाँ रेजिस्टेंस 0 है जिसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप 0 हो जाए। यहाँ रेजिस्टेंस 0 है, पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ भी 0 हो जाएगा। अब ये देखिए वाली लेंथ फिर से हमने इसको 1 मीटर तक लिया और यहाँ पर एक मेटालिक स्ट्रिप से हम इसको बेंड करके लेकर आए और फिर यहाँ 1 मीटर तक ले आए। ऐसे ही 10-12 मीटर तक हम वायर चूज़ करते हैं जनरली, और अगर छोटा पोटेंशियोमीटर है तो लगभग 4 मीटर वायर की लेंथ तक का भी हम इसको लेते हैं। यहाँ पर एक सेल हमने लगाया, सेल जो लगा हुआ था, देखो इसका पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर लगा रहा हूँ, इसको बोलते हैं ड्राइवर सेल। यही जो सेल था पिछले एग्जांपल्स में, ये जो हम सेल लगाया करते थे, ये वाला सेल है या ये वाला सेल है, ये ड्राइवर सेल कहलाता है बच्चों। ये ड्राइवर सेल है। अब एक की भी लगा देते हैं यहाँ पर स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, और एक रिहोस्टेट भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये रिहोस्टेट ये लगा दिया। करंट को कम ज़्यादा करना हो या इसका ईएमएफ कम ज़्यादा, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप जो हम दे रहे हैं उसको कम ज़्यादा करना हो, तो उसके लिए वेरिएशन के लिए ये रिहोस्टेट भी हमने यूज़ कर लिया। इसको लिख रहे हैं आरएच। अब देखिए ये एप्लीकेशन है ईएमएफ मेज़र करने के लिए। तो ईएमएफ मेज़र करने के लिए या कंपेयर करने के लिए, 2 सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करने के लिए हम ऐसा करते हैं। देखो, एक सेल हमने ये ले लिया और एक सेल ये कनेक्ट कर लिया। एक साथ ही कनेक्ट कर लिया, ठीक है? और इसके लिए यहाँ पर एक स्विच लगा लिया, इसके लिए यहाँ पर एक स्विच लगा लिया और दोनों को आपस में यहाँ कनेक्ट कर दिया, ठीक है? और यहाँ एक लगाया गैल्वेनोमीटर। ये हमने मान लिया इसका ईएमएफ 1 है, इसका ईएमएफ एप्सिलॉन 2 है। एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2। एप्सिलॉन से हम डिनोट करते हैं ना? अच्छा, एप्लीकेशन का नाम है टू कंपेयर द ईएमएफ, ये भूल गया मैं। टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। पहली एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी। फर्स्ट एप्लीकेशन है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि बैलेंस करके देखते हैं कि ये सेल्स जो हैं कहाँ बैलेंस हो रहे हैं। जैसे पहले हमने इस वाले स्विच को ऑन कर दिया। इस स्विच को ऑन करने पर हमने देखा बैलेंस कहाँ पर हो रहा है। एल लेंथ पर बैलेंस हो रहा है, सपोज़ L1 लेंथ पर। फिर हमने यही डायग्राम मैं दोबारा बना रहा हूँ, देखो बच्चों। ये डायग्राम हमने ये दोबारा बनाया है। ये ड्राइवर सेल लगाया, ये स्विच, ये एक रिहोस्टेट हमने लगा दिया। अब इस बार हमने दूसरे सेल को बैलेंस करके देखा। ये वाला एप्सिलॉन 1, ये वाला एप्सिलॉन 2 था। ये गैल्वेनोमीटर, और इसको बैलेंस करके देखा, यहाँ L2 लेंथ पर बैलेंस हुआ ये वाला। इस वाले स्विच को ऑन कर दिया हमने, तो इसका मतलब अब ये तो रिमूव हो गया, इसको ऑफ कर दिया तो, है ना? अब ये एप्सिलॉन 2 को हमने इसी सेम सर्किट से ही बैलेंस करके देखा गैल्वेनोमीटर के थ्रू, तो L2 लेंथ पर बैलेंस हो गया। तो इसको हम ऐसे नहीं दिखाकर साथ-साथ भी दिखा देते हैं, यहाँ पर डैश-डैश करके हम इसको बना देते हैं कि ये L2 लेंथ, तो एक ही डायग्राम में हमारा काम हो जाता है, ठीक है? तो बच्चों देखो, इसको जो मैंने इसका आपको प्रिंसिपल बताया था, वो ये बताया था कि पोटेंशियल ड्रॉप इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो पोटेंशियल ड्रॉप से ईएमएफ बैलेंस हो रहा है ना, तो ईएमएफ ले लिया। ईएमएफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो ईएमएफ इज़ इक्वल टू, यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा फाई। ये क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन लेंथ। फाई क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट है एक्चुअली, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है? अब देखिए फॉर फर्स्ट सेल, आप ऐसे लिख सकते हैं, फॉर फर्स्ट सेल, पहले सेल के लिए एप्सिलॉन 1 इक्वल टू फाई L1, इक्वेशन नंबर 1। फॉर सेकंड सेल, फॉर सेकंड सेल एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं फाई इंटू L2। भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट तो पूरे के पूरे वायर में हर जगह कांस्टेंट है ना, कोई भी सेल लगाइए आप।
एप्लीकेशन सेल पर डिपेंड नहीं है। अब दोनों का डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 1 में 2 का डिवाइड करने पर, तो क्या है 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। देखो एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो इस टाइप से हम दो सेल्स का ईएमएफ कंपेयर कर पाते हैं। अगर इनमें से एक भी ईएमएफ पता है, या तो ये पता हो या ये पता हो, तो दूसरा हम फाइंड कर पाते हैं कि दूसरा ईएमएफ कितना होगा। अब देखिए इसकी सेकंड एप्लीकेशन, ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन थी। एक्चुअली हमने इसी को समझा था यहाँ पर कैसे वर्क कर रहा है सब, ये पोटेंशियोमीटर के ही एग्जांपल्स थे, इनको हम समझ चुके हैं पहले ही। अब देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन, टू मेजर द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल, टू measure the internal resistance of a cell। एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करने जा रहे हैं बच्चों। तो वही अपना एक बार पोटेंशियोमीटर बना लेते हैं। देखो 100 सेंटीमीटर के वायर्स, 100 सेंटीमीटर के फोल्ड लेकर हमने ये पोटेंशियोमीटर अपना बना लिया है ये, और ये ड्राइवर सेल लगा लिया हमने, स्विच, और एक ये रिहोस्टेट से इसको कनेक्शन दे दिया हमने, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं बच्चों कि एक सेल कनेक्ट करते हैं और इसके पैरेलल में एक नॉन रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं की लगाकर। इसका रेजिस्टेंस ये कैपिटल आर है और इसका ईएमएफ मान लिया एप्सिलॉन, इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, और यहां पर गैल्वेनोमीटर लगाया। गैल्वेनोमीटर को पहले बैलेंस करके देखते हैं, इसको ऑफ रखते हुए, आर को डिस्कनेक्टेड रखते हुए हम देखते हैं कहां पर बैलेंस हो गया। हमने मान लिया ये L1 लेंथ पर बैलेंस हो गया, ठीक है। अब अगर एक बार आप इसका स्विच ऑन कर दें, ये स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑन करने पर क्या देखो अब इसके थ्रू एक करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी तो अब ये ईएमएफ जो है इसका, मतलब ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, ईएमएफ से कम हो जाएगा। और ये कितना हो गया, मैंने मान लिया अब ये वी हो गया इस टाइम पर जब स्विच ऑन कर दिया हमने। ईएमएफ से कम हो जाएगा। हमेशा जब भी सेल को हम यूज कर रहे हैं, सेल के थ्रू कोई करंट अगर फ्लो हो रही है बच्चों, तो हमेशा उसके टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाता है। फिर इसको बैलेंस करके देखेंगे तो इससे कुछ कम लेंथ पर बैलेंस हो जाएगा ये। हमने मान लिया है L2 पर यहाँ बैलेंस हो, ठीक है। अब देखो इसमें हम लिख सकते हैं कि पहले लिया हमने एप्सिलॉन को बैलेंस किया था, L1 लेंथ पर बैलेंस हो गया, तो हमने लिख दिया एप्सिलॉन इज इक्वल टू 5L1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए फिर हमने किया इस स्विच को ऑन करने पर, मतलब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को बैलेंस किया, तो V इज इक्वल टू 5L2, ये क्वेश्चन नंबर 2। दोनों का डिवाइड कर दिया हमने, इक्वेशन नंबर 1 में 2 से डिवाइड करने पर ये बनेगा एप्सिलॉन अपॉन V इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब देखिए ये जो वैल्यू है, इन वैल्यूज को हम रखें कि इंटरनल रेजिस्टेंस की टर्म्स में क्या क्या वैल्यू होती हैं। देखो एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं I इंटू आर प्लस आर। लास्ट वीडियो हमने एक अपलोड की थी जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इनमें रिलेशन ड्राइव किया था, तो वहीं से ये लिख रहा हूं। वैल्यूज ये जो पुट करनी है, V इक्वल टू आई इंटू आर, ये वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ बन जाएगा I इंटू आर प्लस आर अपॉन में आई इंटू आर। आर ये कैपिटल आर, ये वही रेजिस्टेंस है जो हमने यहाँ कनेक्ट किया है इसके पैरेलल में, सेल के पैरेलल में जो लगाया है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है इसका। तो ये क्या आ जाएगा, L1 अपॉन L2 ही रहेगा। देखो I से I कैंसिल, R का इसमें भी डिवाइड, इसमें भी डिवाइड, तो बन जाएगा 1 प्लस R अपॉन R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो R अपॉन R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस अब हम पता कर सकते हैं, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी पूरे के पूरे ब्रैकेट में, पूरी RHS में L1 अपॉन L2 माइनस 1, ये वाला एक्सप्रेशन। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये R जो है डिफरेंट डिफरेंट R लगाकर हम अलग अलग लेंथ पर बैलेंस कर लेते हैं, और इस वाले एक्सप्रेशन में रखकर L1 L2 की वैल्यू और R की वैल्यू रखकर इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। दोनों ही हमारे 12th क्लास में प्रैक्टिकल्स भी हैं, ये भी और ये ईएमएफ का कंपैरिजन भी, दोनों। भाई इसमें ये तो बिल्कुल सिंपल था, एक बार इस वाले सेल को हमने कनेक्ट किया, ये वाली स्विच ऑन करके बैलेंस देख लिया कहाँ पर है, फिर इसको हटाया, दूसरे को हमने देखा बैलेंस करके,
इसको ऑफ करके इसको ऑन कर दिया, दूसरे की लेंथ मेजर कर ली। 2 लेंथ मेजर करनी है, उनका डिवाइड करना है बस, है ना? एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो बड़े ही ईज़ी कॉन्सेप्ट है। अगर आप अच्छे से समझ पाते हैं तो बड़े आसान है। और अगर केवल एप्लीकेशंस ही आप पढ़ लेते हैं ना, ये वाली एप्लीकेशन और ये वाली एप्लीकेशन ही अगर पढ़ लेते, तो ये क्लियर नहीं हो पाता। ये जो स्टार्टिंग वाले एग्जांपल्स आपको समझाए गए हैं, ये एग्जांपल्स बताए गए हैं, ये एग्जांपल्स इस कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत हेल्प करते हैं। अब जैसे इससे देखो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखो जरा इससे। एक वायर ए बी, ये वही वाला वायर हमने लिया और इसमें ये एक बैटरी लगा दी हमने, सपोज 10 वोल्ट की बैटरी है। ए के रेजिस्टेंस लगा दिया हमने यहाँ आर, और अब बैलेंस करके देख रहे हैं कि एक सेल को लगाने पर ये पहले बैलेंस हो रहा था यहाँ। अब आपसे कह रहे हैं कि आर की वैल्यू अगर डिक्रीज कर दी जाए, एल लेंथ पर बैलेंस हो रहा था ये, अगर ये वाला आर ये डिक्रीज कर दिया जाए, ये वाला आर, तो बताइए बैलेंसिंग लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बैलेंसिंग लेंथ इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी, ऐसा बोल रहे हैं। तो बच्चों देखो, अगर हम देखें तो इस वाले 10 वोल्ट का कुछ पोर्शन, कुछ वोल्ट इसका कुछ पार्ट इसको मिल रहा होगा और कुछ पार्ट इसको मिल रहा होगा, है ना? अगर आप इस वाले रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर रहे हो तो यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है V इक्वल टू IR, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप डिक्रीज होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप और यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप दोनों का सम 10 है, सपोज कर लीजिए किसी टाइम पर यहाँ 8 वोल्ट मिल रहे हैं और यहाँ मिल रहे हैं 2 वोल्ट। अगर आप ये रेजिस्टेंस घटा रहे हैं तो ये डिक्रीज होकर ये कितना रह जाएगा? 1 वोल्ट, है ना? रेजिस्टेंस डिक्रीज करने पर, और ये वाला फिर कितना होगा? ये 9 वोल्ट हो जाएगा डेफिनेटली, है ना? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो इस वाले वायर में हम फाइंड कर पा रहे थे वो थी पहले कि V अपॉन L। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो वोल्टेज है पहले 8 था, अब 9 हो गया, तो आपने इसको V को बढ़ाया एक्चुअल में। अगर इसको डिक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये वाला जो वोल्टेज है, यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा था, इसको आपने इंक्रीज कर दिया, तो क्या हुआ इससे? फाई इंक्रीज हो गया। पहले अगर ऐसा, इसका मतलब ये है कि पहले अगर 1 सेंटीमीटर में सपोज 1 वोल्ट मिल रहा था, तो 1 सेंटीमीटर में ही 1.5 वोल्ट हो सकता है मिल रहा हो, पहले से ज्यादा वोल्टेज मिल रहा है ना? तो यहाँ पर अगर आप देखें भाई, इसका तो ईएमएफ कोई एक फिक्स होगा। सपोज मैंने मान लिया भाई 5 वोल्ट था पहले, यहाँ बैलेंस हो गया, एल लेंथ में 5 वोल्ट मिल रहे थे, लेकिन क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ गया, जिसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाएगा। अब ये 5 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज मिल रहा होगा यहाँ, तो पता है क्या करना पड़ेगा? इसको हमें इधर लाना पड़ेगा, कम लेंथ लानी पड़ेगी इसकी, फिर लेंथ इसकी डिक्रीज करनी पड़ेगी। यहाँ से भी समझ सकते हो कि V इज इक्वल टू फाई इंटू एल। अगर आपने फाई बढ़ा दिया तो एल घटाना पड़ेगा, तभी तो V कांस्टेंट रहेगा। भाई ये तो कांस्टेंट है ना इसका ईएमएफ तो, है ना? तो अगर हम इसको डिक्रीज कर रहे हैं इस वाले रेजिस्टेंस को, तो यहाँ पर ये जो लेंथ है ये डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन ऐसा भी दे दिया जाता है, वही वायर ए भी दे दिया, यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस, ये इसको घटाने का या बढ़ाने का तो बता दिया। अब देखो ये वाले रेजिस्टेंस के अलावा आपको ये बैटरी, ये गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया ये वाला, और कह रहे हैं जी ये है आर डैश, है ना? ये एल लेंथ पर बैलेंस है। ये आपसे कह रहे हैं अभी जो आर डैश है, अगर इस आर डैश को हम इंक्रीज करें, आर डैश को अगर हम इंक्रीज कर दें इस वाले रेजिस्टेंस को, तो इस बैलेंसिंग लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है V, उस पर इफेक्ट हमें देखना पड़ेगा। इस वाले पोटेंशियल ड्रॉप पर क्या इफेक्ट है? V इक्वल टू आई इंटू आर डैश। अब देखो अगर आर डैश आप बढ़ाओ घटाओ, आई पर भी इफेक्ट पड़ेगा, तो आई की वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पर, आई इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन आर डैश प्लस आर, और ये है इनटू में आर डैश। अब देखो दो जगह आ रहा है आर डैश, तो आर डैश से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, एप्सिलॉन अपॉन 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन आर डैश। अब देखो अगर आर डैश को आप बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हैं ना, हाँ, आर डैश को अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये वाली जो वैल्यू है डिक्रीज होगी, मतलब कंप्लीट डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा, जिससे V बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस पहले V को हम बैलेंस कर रहे थे, अगर इस वाले रेजिस्टेंस को हम बढ़ाते हैं तो V पहले अगर 10 वोल्ट था, हो सकता है 11 वोल्ट हो जाए। ये बढ़ा तो ज्यादा ईएमएफ, तो ज्यादा वोल्टेज, ज्यादा लेंथ पर ही बैलेंस होगा ना। देखो V इक्वल टू फाई इंटू एल, इसको बढ़ा रहे हो तो लेंथ भी तो बढ़ेगी, फाई कांस्टेंट है,
क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन इससे बहुत पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस का हमें ध्यान रखना है। और भी आप स्टडी कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के बोर्ड के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको स्टडी करिए। कोई प्रॉब्लम आती है अगर तो कमेंट में लिखिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट में लिखिए, व्हाट्सअप कर सकते हैं आप मेरे नंबर पर। थैंक यू।